हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय जाट। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में अगर देखें तो इसके मेजर 3 पोर्शंस हैं। उन 3 पोर्शंस में से हम इसका एक पोर्शन देख रहे हैं जिसका नाम है डेयरी। ठीक है, डेयरी या फिर इसको हम डेयरी टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, डेयरी फार्मिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इस डेयरी में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मिल्क। मिल्क के बारे में सारी चीजों में उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद में उसकी केयर कैसे करना है, केयर करके उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, या फिर केयर करने के बाद में उससे मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस डेयरी के पार्ट में। ठीक है, अब इस डेयरी में सबसे पहले आज हम देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है व्हाइट रिवोल्यूशन, या जिसको हम बोले ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, इसके अगर हम नेम में देखें तो व्हाइट आ रहा है। ठीक है, इधर आ रहा है फ्लड। क्लियर? फ्लड का मतलब अगर देखें तो फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, अब बाढ़ लाना है पर बाढ़ लाना किसकी है ये भी देखना पड़ेगा। तो हमने कहा नाम से पता चल रहा बाढ़ किसकी लाना है, हमको बाढ़ लाना है मिल्क। इसका मतलब कि इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोजेक्ट को बोला गया व्हाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। किसको इंक्रीज करना था? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब मिल्क, इंडिया को मिल्क सफिशिएंट कंट्री बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाना, और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अब ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1970। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया? 1970, मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ 1970। ठीक है, और इसको लॉन्च करने में, इसको लाने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको सक्सेसफुल बनाने में, ये सारा क्रेडिट एक पर्सन को गया जिसका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, फोटो आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने ही व्हाइट रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया, इसको आगे बढ़ाया और आगे चल के इसको सक्सेसफुल बनाया। इस सारा क्रेडिट गया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, इसीलिए इनको कहा जाता है आज फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कॉल्ड फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। इनको एक और नाम दिया गया, इनको बोला जाता है इंडियन डेयरी मैन। क्या कहते हैं इनको? इंडियन डेयरी मैन, या फिर इनको ओनली डेयरी मैन या फिर मिल्क मैन भी कहा जाता है। क्लियर? तो इंडियन डेयरी मैन, मिल्क मैन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ये सारे किसके नाम हैं? ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अब ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, इनका बर्थ हुआ 26 नवंबर 1921। कब हुआ? 26 नवंबर 1921। और आज यह दिन इंडिया के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल मिल्क डे के फॉर्म। किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं इसको? नेशनल मिल्क डे, मतलब नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। अब 26 नवंबर क्या चीज है? तो अभी हमने बताया क्या चीज है, यह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका हैप्पी बर्थडे किस दिन आएगा? 26 नवंबर। क्लियर है? ये कौन थे? तो ये हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन और इंडियन डेयरी मैन और मिल्क। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने ही व्हाइट रिवोल्यूशन को लेकर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, लॉन्च किया। ठीक है, कब लॉन्च किया? तो 1970 में लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? तो इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, इसमें अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये की है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड, कब लॉन्च हुआ? तो 1970। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इंडियन डेयरी मैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस व्हाइट रिवोल्यूशन को लाने के लिए इससे पहले कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिनको इन्होंने एस्टैब्लिश किया, और उन्हीं की हेल्प से इन्होंने व्हाइट रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। अब वो इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो इसके लिए मेनली इसके बिहाइंड में देखें तो 2 इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल रहा। ठीक है, अगर हम देखें तो फर्स्ट है
एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, और सेकंड है आईडीसी, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल अपना निभाया। ठीक है, अब सबसे पहला है एनडीडीबी। ये जो एनडीडीबी है ये एस्टैब्लिश हुआ 1965। ठीक, और 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया आनंद में, और आनंद है गुजरात। ठीक है, आनंद गुजरात स्टेट है, तो गुजरात में एक तरह से बोले तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1965। क्लियर? इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, उन्हीं को इनका फर्स्ट चेयरमैन बनाया, और करंट में अगर देखें तो इसके चेयरमैन है श्री दिलीप रथ। श्री दिलीप रथ इन्होंने जो है इसको सॉरी ये है फिलहाल में एनडीडीबी के चेयरमैन या यूं कहें कि अध्यक्ष। ठीक है, तो फर्स्ट थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन और करंट में इसके श्री दिलीप रथ। ठीक, अब इसके अगर फंक्शन की हम बात करें तो इसके मेजर 3 फंक्शंस हैं। उसमें सबसे पहला है क्रिएट डेयरी प्रोग्राम्स, मतलब डेयरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है, तैयार करना है। ठीक, सेकंड जो प्रोजेक्ट तैयार किया उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना। फिजिबिलिटी मतलब कि यह प्रोजेक्ट फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये उसको चेक करना है, या जिस एरिया में इसको लॉन्च किया जा रहा है उस एरिया के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उस एरिया में फिजिबल है या नहीं। और थर्ड इसका जो था फंक्शन वो था देयर इंप्लीमेंटेशन, मतलब प्रोजेक्ट्स का या प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन। ये 3 फंक्शन किसके हैं? एनडीडीबी। ठीक, मोटे तौर पर अगर इन 3 फंक्शन को हम समझे तो सबसे पहला हो गया एक तरह से प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, डेयरी से रिलेटेड या व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना। फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च करना मतलब वही कि ये देखना है कि यह प्रोजेक्ट फार्मर्स के लिए फिजिबल है या नहीं, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या उस एरिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं जहां पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये सारा चेक करना मतलब एक तरह से उसका रिसर्च करना। थर्ड उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना। कब? जब वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल हो या फिजिबल हो, तब जो है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना। ये तीनों के तीनों फंक्शन किसके हैं? ये है एनडीडीबी। ठीक है, तो यह है फर्स्ट इंस्टीट्यूट, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन को सक्सेस बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल दिया। सेकंड अगर देखें तो सेकंड है आईडीसी या इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन। ठीक, आईडीसी अगर देखें तो ये लॉन्च हुआ 1970 और इसका अगर हम देखें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में। कहां एस्टैब्लिश किया? न्यू दिल्ली। क्लियर है? अब इसके भी अगर हम चेयरमैन देखें तो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका मतलब कि दोनों के चेयरमैन एक ही आदमी को बनाया गया, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, क्यों बनाया? ताकि दोनों में अच्छा सा तालमेल रहे, दोनों का कॉम्बिनेशन सही चलता है। ठीक है, इसीलिए दोनों के जो है चेयरमैन एक ही पर्सन को बनाया, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब अगर करंट की बात करें तो करंट में इसके कोई चेयरमैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया करंट में अगर देखें तो आईडीसी ही नहीं है। मतलब ये है कि जैसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन खत्म हुआ वैसे ही आईडीसी को भी खत्म कर दिया गया। मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वैसे आईडीसी को भी खत्म कर दिया। मतलब अब फिलहाल में इस टाइप का कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं। तो फिर बचा कौन? अकेला एक ही बचा है, वो है एनडीडीबी। ठीक है, और एनडीडीबी कहां है? आनंद गुजरात में, और जिसके चेयरमैन है श्री दिलीप रथ। ठीक है, अब इसको क्यों बनाया था? तो अगर देखें तो इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसका मेजर फंक्शन अगर हम देखें तो वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब कि व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हमको फॉरेन से बुलवानी है, जो भी चीजें हमको फॉरेन पहुंचानी है, वो सारा हैंडल कौन करेगा? आईडीसी। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया के बाहर की चीजें, आउट ऑफ इंडिया की चीजें सारी कौन हैंडल करता है? आईडीसी। और इंडिया के अंदर की सारी चीजें हैंडल करता है एनडीडीबी। जो भी हमें यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है, उसको लॉन्च करना है, ये अंदर की चीजें सारी कौन देखेगा? एनडीडीबी। इस प्रोग्राम में अगर कोई ऐसी चीज रही जिसको हमको फॉरेन से बुलाना पड़ेगा तो फिर वो कौन बुलाएगा? आईडीसी। और उससे रिलेटेड कोई चीज वापस एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी देखेगा आईडीसी। ठीक, तो फॉरेन से रिलेटेड काम आईडीसी के और इंडिया के अंदर के काम एनडीडीबी। तो ये दो इंस्टीट्यूट जिन्होंने इस व्हाइट रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल दिया। ठीक, अब
ये जो दो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने मिलकर इस व्हाइट रिवोल्यूशन को 3 फेज में कंप्लीट किया। कितने फेज है इसके? 3 फेज। ठीक, अब 3 फेज अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट फेज वो आया 1970, ठीक है, और चला 78। फेज किसके देख रहे हैं? व्हाइट रिवोल्यूशन के फेज चल रहे हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ? 1970। क्लियर है? मतलब इसका फर्स्ट फेज भी कब आएगा? 1970। ठीक, और ये चला कब तक? 78। अब ये जो फर्स्ट फेज था, इस फर्स्ट फेज में टारगेट रखा कि इंडिया की जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, 4 मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इन सिटीज के अंदर मिल्क पहुंचाना। क्या करना है? इन सिटीज में मिल्क को पहुंचाना। ये पहला जो प्रोजेक्ट, पहला जो फेज था उसका टारगेट रखा। और ये जो फेज था फर्स्ट है, ये उस समय का मतलब 1970s का वर्ल्ड का डेयरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डेयरी के अंदर इससे पहले कभी भी नहीं आया। ठीक है, अब ये टारगेट को पूरा करने के लिए हमको जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, इससे कुछ चीजें मिली। क्या मिली? तो पहली चीज इससे हमको मिली स्किम्ड पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर। ठीक है, पाउडर आप समझते ही, मिल्क भी आप समझते हैं। अब स्किम्ड मिल्क ये क्या चीज है? तो स्किम्ड मिल्क को अगर समझे तो स्किम्ड मिल्क होता है फैट सेपरेटेड और क्रीम सेपरेटेड मिल्क। फैट सेपरेटेड और क्रीम सेपरेटेड मिल्क, मतलब कि अगर हमने मिल्क में से फैट को सेपरेट कर दिया या क्रीम को सेपरेट कर दिया, तो फिर पीछे जो पोर्शन बचता है, पीछे जो मटेरियल बचता है, पीछे जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उसको कहा जाता है स्किम्ड मिल्क। ठीक है, अब फिर स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या चीज है? तो फिर ये जो स्किम्ड मिल्क है, अगर इस मिल्क में से हमने मॉइस्चर को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया मॉइस्चर, तब पीछे क्या बचेगा? पाउडर। मॉइस्चर किसमें से रिमूव किया? मॉइस्चर हमने रिमूव किया स्किम्ड मिल्क में से, इसके पीछे क्या बच गया? स्किम्ड मिल्क पाउडर, शॉर्ट फॉर्म में SMP। ठीक है, तो फैट को रिमूव करके स्किम्ड मिल्क बनाया, स्किम्ड मिल्क में से मॉइस्चर को रिमूव करके स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाया। तो ये चीज हमको कहां से मिली? यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक, इन्होंने हमको एक तरह से डोनेट की। ये जो चीजें हैं किसमें मिली? हमको डोनेशन में मिली। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो इनसे एक और हमको डोनेशन मिला है, और सेकंड डोनेशन है बटर ऑयल और फैट। ठीक, अब बटर ऑयल या फैट क्या चीज है? तो बटर ऑयल या फैट अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने मिल्क लिया और मिल्क में से बाहर किया हमने फैट और क्रीम, फैट और क्रीम। ठीक है, तो ये जो फैट है ये क्या चीज है? बटर ऑयल। ठीक है, ये क्या चीज है? बटर ऑयल। तो फिर तो इसको घी भी बोल सकते हैं, लेकिन भैया एक्चुअल में ये घी नहीं। घी अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके अंदर देखें तो हल्का फुल्का मॉइस्चर भी होता है, उसके अंदर देखें तो हल्का फुल्के प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये प्योर फैट। क्या है ये? प्योर फैट। ठीक, क्या किया कि सबसे पहले हमने तैयार किया बटर। क्या तैयार किया? बटर। और फिर इस बटर में से किसको निकाल लिया हमने? फैट। तो क्या बोल दिया उसको? बटर फैट या बटर ऑयल। क्लियर? तो पहले क्या किया? मिल्क में से फैट को हटाया, क्या बचा? स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क में से मॉइस्चर हटाया, क्या बचा? स्किम्ड मिल्क पाउडर। ठीक है, अब फॉरेन से हमको क्या मिला? स्किम्ड मिल्क पाउडर। सेकंड क्या मिला? बटर ऑयल और फैट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको किससे मिली है? यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, और वो भी कैसा है? डोनेशन। क्लियर? अब इन दोनों को हम लेकर आए इंडिया में। अब इंडिया में क्यों लाए? क्योंकि हमको इससे वापस मिल्क प्रिपेयर करना। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? तो अभी हमने देखा कि मिल्क में से फैट निकाली, खत्म, स्किम्ड मिल्क बचा। ठीक है, फिर मॉइस्चर निकाल लिया। मतलब कि अगर इन दोनों चीजों को हम वापस वाटर में या मॉइस्चर में मिक्स कर दें तो फिर वापस दूध प्रिपेयर हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए हमने ये दोनों चीजें हमको मिली और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया वाटर के अंदर। किससे मिला दिया? इसको वाटर। ठीक है,
जब वाटर में दोनों चीजें वापस मिल गई तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा, वापस तैयार हो जाएगा दूध। तो ये बन गया वापस मिल्क। ठीक है, तो फॉरेन से हम क्या लेकर आए, स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड बटर, ऑयल और फैट, और इनको मिक्स किया वाटर में, और वाटर में मिक्स करके वापस हमने बना दिया मिल्क। और फिर इस मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इंडिया की 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक, तो ये जो टारगेट था सारा, ये किसमें सेट हुआ, फेज फर्स्ट। अब ये सारा काम करने में हमको कुछ एक्सपेंस तो आया होगा, क्योंकि भैया कुछ चीजें डोनेशन से मिल रही है, लेकिन सारी चीजें डोनेशन से नहीं मिली। ठीक है, तो ये सारा उसको कलेक्ट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने में, इस सब में अगर देखें तो इस फेज फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये आया 116.4 करोड़। कितना एक्सपेंस हुआ, 116.4 करोड़। और ये उस समय का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा था, इसीलिए प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक्सपेंस क्यों किया, अरे भैया क्योंकि ताकि हम इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, तो हमको देखना पड़ेगा इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो इस चीज को देखने के लिए हम देख रहे हैं मिल्क अवेलेबिलिटी। क्या देख रहे हैं, मिल्क अवेलेबिलिटी। ठीक है, मिल्क अवेलेबिलिटी क्या चीज है, तो अगर इसको देखें तो ये है पर पर्सन पर डे अवेलेबल मिल्क इन ग्राम, पर पर्सन पर डे अवेलेबल मिल्क इन ग्राम। ठीक है, मतलब एक आदमी को एक दिन में मिलने वाला मिल्क, उसको बोलते हैं मिल्क अवेलेबिलिटी। ठीक, तो अगर हम देखें जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता, मतलब 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 में ये थी ओनली 105 ग्राम। मतलब 1970 में एक दिन में एक आदमी को कितना मिल्क मिल रहा था, 105 ग्राम। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मतलब 1978 में, उस समय ये इंक्रीज होकर हो गई 123 ग्राम। कितने हो गए, 123 ग्राम। अब अगर देखें तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, अगर इसमें हम देखें तो 18 ग्राम का इंक्रीमेंट हो गया किसमें, मिल्क अवेलेबिलिटी में। मतलब पर पर्सन पर डे 18 ग्राम मिल्क ज्यादा मिल रहा है। ठीक, अब ये किस कंडीशन में हुआ, जब पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही, जब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ में हमने मिल्क अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज कर, और ये पॉसिबल किसके कारण हुआ, इस फेज फर्स्ट के, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फेज फर्स्ट के। और इसी के कारण हमने 1978 में इसको इंक्रीज करके 123 ग्राम कर दिया। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फेज फर्स्ट था, ये अगर हम देखें तो ये सक्सेसफुल था। ठीक है, अब इसी खुशी में सेकंड फेज भी आया। ठीक है, और सेकंड फेज आया 1978। ठीक है, और ये चला 1985। क्लियर है, अब ये जो फेज सेकंड था, इसके अंदर टारगेट को थोड़ा बढ़ा कर दिया गया कि इसमें अब टारगेट रखा गया इंडिया की 148 मेजर सिटीज। फर्स्ट फेज में ओनली 4 थी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी, लेकिन इसके अंदर 148 मेजर सिटीज, मतलब इस 148 मेजर सिटीज में हमको मिल्क पहुंचाना। अब टारगेट जब बड़ा हुआ तो भैया मिल्क भी ज्यादा चाहिए, और इसके लिए इस प्रोग्राम इस सेकंड फेज में जो फार्मर्स थे उनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रमोट किया गया, उनको जो एनिमल्स है उनको पालने के लिए प्रमोट किया गया। ठीक है, उनको बोला गया कि आप मिल्क प्रोड्यूस करिए, एनिमल पाल के मिल्क प्रोड्यूस कीजिए, आपका मिल्क हम खरीदेंगे। ठीक, पर खरीदने के लिए क्या चाहिए था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए। तो इस फेज के अंदर सबसे पहले ये जो 148 सिटीज थी, इनको रोड्स एंड रेलवे ट्रैक से जोड़ा गया। ठीक, क्योंकि अगर ये मजबूत नहीं रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, गांव तक पहुंचने के हमारे पास में फैसिलिटीज नहीं रहेगी, तो हम उनका मिलके नहीं ले सकते। तो सबसे पहले क्या किया कि इन 148 सिटीज को आसपास के जो उनके विलेजेस थे उनसे कनेक्ट किया। ठीक है, और फिर इन सभी से आसपास के जितनी है उनसे मिलकर कलेक्ट किया गया और उसको पहुंचाया गया इन 148 मेजर सिटीज। अब जब काम इतना बड़ा था तो एक्सपेंस भी बड़ा होगा। तो अगर इस फेज में हम देखें तो एक्सपेंस था 485.5 करोड़। कितना एक्सपेंस, 485.5 करोड़। ठीक है, अब जब इतना एक्सपेंस किया है, ये सब काम किया, तो मिल्क प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ।
तो फिर इसमें हम देख रहे हैं मिल्क एबिलिटी। अगर मिल्क एबिलिटी की हम बात करें तो 1978 में हमने देखा था 123 ग्राम। कितनी थी? 123 ग्राम। लेकिन जब ये फेज कंप्लीट हुआ 85 में तो तब इंक्रीज होकर हो गई है 149 ग्राम। 1985 में 149 ग्राम। ठीक है, मतलब इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें यहाँ इंक्रीमेंट अगर देखें तो ये हुआ 26 ग्राम। पिछले फेज में 18 ग्राम का हुआ था, लेकिन इस फेज में 26 ग्राम मिल्क एबिलिटी पर पर्सन इंक्रीज हो, और वो भी फिर बोले तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी। ये वो पीरियड है जिसमें कभी भी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई, और पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ में भी हमने मिल्क एबिलिटी पढ़ा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस फेज के अंदर भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब इस फेज को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुल फेज रहा। कैसा फेज था ये? सक्सेसफुल। ठीक है, अब इसकी सक्सेस के बाद में नेक्स्ट फेज लाया गया फेज थर्ड। ठीक है, अब इस फेज थर्ड में अगर देखें तो ये फेज थर्ड है 1985 में लॉन्च, मतलब जब सेकंड फेज कंप्लीट हुआ उसी समय इसको लॉन्च कर दिया। ठीक, और ये चला 94। ठीक है, अब ये जो फेज था इस फेज में अगर टारगेट की बात रखें तो टारगेट इसमें रखा कि जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, पिछले जो दोनों फेज थे, फेज 1 और फेज 2, उसमें एनडीडीबी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक चल रहे हैं, तो वो जो दोनों जो फेज थे उसके जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, ये इसका पहला टारगेट है। सेकंड इसका टारगेट देखें तो जो प्रॉफिट है उसको सस्टेन करना है। सस्टेन करना मतलब वैसा का वैसे ही बनाए के रखना, कैसा? जैसा दोनों फेज में मिल रहा है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो हमको प्रॉफिट मिल रहा था, जितना परसेंट हमको प्रॉफिट मिल रहा था, जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो ग्रोथ इस फेज थर्ड के अंदर भी बना के रखना। तो दो ही मेजर टारगेट थे, एक तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है और सेकंड प्रॉफिट को सस्टेन करना। ठीक है, और इस काम में अगर देखें तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस आया 915 करोड़। कितना एक्सपेंस हुआ? 915 करोड़। ठीक है, इस काम को करना है। क्लियर? अब इतना एक्सपेंस हुआ तो देखना पड़ेगा मिल्क एबिलिटी इंक्रीज हुई या नहीं। तो अगर हम देखें तो 1985 में हमने कहा 149 ग्राम, और वही अगर इस फेज की हम बात करें तो ये हो गई 180 ग्राम। कितनी हो गई है? 180 ग्राम। मतलब इस फेज में भी अगर देखें तो मिल्क एबिलिटी में इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो 31 ग्राम इंक्रीमेंट हुआ। कितना हुआ? 31 ग्राम। क्लियर है? पर पर्सन पर डे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस फेज के अंदर भी इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज। क्लियर? मतलब इस फेज को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुल फेज रहा। ठीक, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के 3 फेज थे और तीनों के तीनों अच्छे से सक्सेसफुल रहे। अब हम बोल सकते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो थी वो 1994 में कंप्लीट हो गई। स्टार्ट हुई थी 1970 में, ठीक है, और चली 1994 तक। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये 25 इयर्स। कितने इयर्स है? 25 इयर्स। ठीक है, 25 इयर्स तक एक तरह से इस प्रोजेक्ट को मेनली चलाया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, बस उसका नाम व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं। मतलब इंडिया के अंदर अभी भी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन के तीनों फेज। और इस प्रकार अगर हम देखें तो ये हो गई व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इस व्हाइट रिवॉल्यूशन में देखें तो भैया इसका अगर एक बड़ा रिजल्ट हम देखें, इसका अगर जो बोले अचीवमेंट अगर हम देखें तो इसका अचीवमेंट अगर मिल्क प्रोडक्शन में देखें तो 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 के अंदर मिल्क प्रोडक्शन था ओनली 22 मिलियन टन। कितना प्रोडक्शन था? 22 मिलियन टन। क्लियर? वही अगर हम करंट की आज की बात करें तो आज ये इंक्रीज होकर हो गया 187.7 मिलियन टन। ठीक, 1970 में 22 मिलियन टन और करंट में 187.7 मिलियन टन। अगर इनमें हम डिफरेंस देखें तो ये है 165.7 मिलियन टन। 165.7 मिलियन टन। क्लियर है? मतलब लास्ट 50 इयर्स अगर देखें 1970, आज देखें 2020 की बात करें तो डिफरेंस कितना है? 50 इयर्स। और इस 50 इयर्स में हमने मिल्क प्रोडक्शन 165.7 मिलियन टन इंक्रीज कर दिया। और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? ये हुआ इस व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण।
सेकंड अगर हम देखें मिल्केबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, मिल्केबिलिटी अगर हम देखें 1970 तो 1970 में हमने पढ़ा है 105 ग्राम थी ओनली, लेकिन अगर यही चीज हम आज देखें तो ये इंक्रीज होकर हो गई 394 ग्राम। मतलब इसमें भी अगर हम देखें तो डिफरेंस है इसके अंदर 290 ग्राम, ऑलमोस्ट कितना है 290 ग्राम, ठीक है। मतलब ये भी लास्ट 50 ईयर में हमने 290 ग्राम पर पर्सन पर डे मिल्केबिलिटी इंक्रीज कर, और ये भी किसके कारण हुआ, ये भी व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज की ग्रोथ देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये भी काफी ज्यादा है इंडिया, ठीक है। और उस कंडीशन में भी हमने पर पर्सन 290 ग्राम मिल्केबिलिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। और आज ये कितनी हो गई 394 ग्राम, ठीक। अगर हम, ये तो हो गई अवेलेबिलिटी, इतना हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हमको बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी, तो अगर हम बॉडी की रिक्वायरमेंट देखें तो बॉडी की रिक्वायरमेंट फिलहाल में अकॉर्डिंग टू, अगर हम डॉक्टर बात करें तो ये है 280 ग्राम, कितनी है 280 ग्राम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट। मतलब कि हमको एक दिन में कितना मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, कितना मिल्क हमको पीना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए अवेलेबल कितना है 394 ग्राम, 394 ग्राम, पीना कितना चाहिए 280 ग्राम। इसका मतलब कि भैया जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमको अवेलेबल है। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज ए मिल्क सफिशिएंट कंट्री, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। अगर मान लो इससे कम होती, अगर रिक्वायरमेंट से कम हमारी अवेलेबिलिटी होती मिल्क की, तो फिर हो सकता है कि हमको फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़े। लेकिन अब अगर देखें तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए अवेलेबल, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज ए मिल्क सफिशिएंट कंट्री, मिल्क सफिशिएंट कंट्री और सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल किसके कारण हुआ, ये सारा पॉसिबल हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इस व्हाइट रिवॉल्यूशन का मिल्क प्रोडक्शन के साथ में एक बड़ा अचीवमेंट और है, और वो है एनिमल पॉपुलेशन, ठीक। एनिमल पॉपुलेशन में अगर देखें तो फिलहाल में इंडिया के अंदर 536 मिलियन एनिमल्स, ठीक है। और ये एनिमल पॉपुलेशन अगर देखें तो ये एनिमल पॉपुलेशन वर्ल्ड का अगर हम देखें तो ये है 1/5 ऑफ वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया, ठीक है। 1/5 का मतलब 20% ऑफ वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन। मतलब इंडिया के अंदर अकेले में 20% एनिमल पॉपुलेशन है ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और इसी का नतीजा है कि आज हम मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप पर। इंडिया की अगर पोजीशन हम देखें मिल्क प्रोडक्शन में तो फर्स्ट पोजीशन, और ये प्रोडक्शन भी अगर हम देखें तो ये प्रोडक्शन भी 1/5 ऑफ और 20% ऑफ मिल्क वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। अब वर्ल्ड में अगर देखें तो मोर देन 200 कंट्रीज, और उस मोर देन 200 कंट्रीज में से इंडिया अकेला कितना शेयर कर रहा है 20%, बाकी 80% में पूरा वर्ल्ड। सेम कंडीशन पॉपुलेशन की भी है, पॉपुलेशन भी देखें तो 20% ऑफ वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन, और ये भी देखें तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन में भी बात करें तो इंडिया टॉप पर, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए प्रोडक्शन ज्यादा है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि वही हमने कहा था कि जो एनडीडीबी या आईडीसी है इन्होंने फार्मर्स को प्रमोट किया, फार्मर्स को इस चीज के लिए प्रमोट किया कि आप जो है एनिमल को पालें, और इस कारण से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़कर आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक। और इसी का नतीजा है कि हम प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में टॉप, ठीक है। तो दोस्तों ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया मिल्क सफिशिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। तो ये हो गई व्हाइट रिवॉल्यूशन, आज के लिए इतना है, ठीक है। अगले पार्ट में फिर हम डेयरी से रिलेटेड एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस, थैंक यू।